गरीब बहू की कपड़े वाली ठंडी रसोई। आखिरकार मैंने अपनी रसोई ठंडी कर ही ली। हाँ बहू, तूने हमें उस गरम भट्टी जैसी रसोई से निकालकर ठंडी रसोई में ला दिया और इसके लिए हम तेरा संघर्ष कभी भी नहीं भूलेंगे। आखिरकार किरण ने अपनी रसोई ठंडी कैसे की और कैसे थी वह गरम भट्टी जैसी रसोई, जानने के लिए देखते हैं कहानी को थोड़ा पीछे से। दोपहर का समय है और सूरज आग उगल रहा है। घर की छत टीन की है जो इस वक्त लोहे की तरह तप रही है। साधना रसोई में खड़ी है, पसीने से उसका बुरा हाल है। हे भगवान, इस टीन की रसोई में खाना बनाना सजा जैसा है। ऐसा लगता है जैसे चूल्हे की आग से ज्यादा गर्मी इस छत से आ रही है। तभी चिंकी रसोई के दरवाजे पर आती है। वो अपनी फ्रॉक से चेहरा पोंछ रही है और उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया है। माँ, कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत जोर से भूख लगी और बहुत गर्मी भी लग रही है। बस बेटा, 2 मिनट और, रोटियां बस सेक रही हूँ। तब तक तुम जाकर सबसे कहो कि खाना तैयार है। ठीक है माँ, मैं पापा और दादी दादा सभी को बुला कर लाती हूँ। साधना जल्दी जल्दी रोटियां डब्बे में रखती है और हॉल में आती है। पूरा परिवार फर्श पर दरी बिछाकर बैठा है। घर के अंदर का तापमान किसी भट्टी जैसा है। लीजिए, खाना तैयार है। अरे इस गर्मी में तो खाना खाने का मन ही नहीं करता है, लेकिन जीने के लिए तो खाना ही पड़ता है। लाओ भाई, खाना परोसकर खाकर काम पर भी जाना है। साधना सभी को खाना परोसने लगती है। तब शिवानी साधना के चेहरे को ध्यान से देखकर कहती है, बहू, तुम्हारे चेहरे पर ये लाल लाल दाने कैसे निकल आए हैं? कल तो ये नहीं थे। माँ जी क्या बताऊं, रसोई में खड़ी रहती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे शरीर जल रहा है। ये सब उसी गर्मी की वजह से है। सचमुच हमारे घर की ये टीन की छत हमें जला देगी। ऐसा लगता है जैसे हम किसी तंदूर के अंदर रह रहे हैं। माँ, कूलर लेने के पैसे तो है नहीं, अभी तो जैसे तैसे गुजारा करना ही पड़ेगा। हाँ भैया, मैं भी कोशिश करूंगा कि इस महीने कुछ ज्यादा कमा पाऊँ। सब लोग गर्मी से परेशान होकर खामोशी से खाना खाने लगते हैं। छत पर लगा पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा था। खाना खाने के बाद दोनों भाई टेलर की दुकान पर जाने के लिए निकल ही रहे थे। तभी शिवानी उन्हें रोककर कहती है, बेटा रवि, आज घर आते समय दुकान से थोड़ी कतरन लेते आना। घर में तकिए नहीं है। तू अगर कतरन ले आएगा तो उनसे मैं तकिया बना दूंगी। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। हाँ, तकिए बन जाएंगे तो कम से कम तकिए पर सिर रखकर सोने की कोशिश तो करेंगे। वैसे गर्मी में नींद तो आती नहीं है। रवि और नीलेश तैयार होकर अपनी दुकान की तरफ निकल जाते हैं। दुकान शहर के पुराने बाजार में है, जहाँ कपड़ों की सिलाई और कटाई का काम होता है। दोनों दुकान पहुंचकर काम करने लगते हैं। अरे रवि, नीलेश, जल्दी हाथ चलाओ। ये थान उठाओ और उधर रखो। ग्राहक आने वाले होंगे, दुकान साफ रहनी चाहिए। जी मालिक, बस अभी साफ करता हूँ। ये जो कपड़ों के छोटे टुकड़े नीचे पड़े हैं, इनका क्या करना है? ये सब कचरा है, इन्हें बोरी में भरो और बाहर फेंक दो। मालिक, क्या मैं इन्हें घर ले जा सकता हूँ? मेरी माँ को तकिए बनाने हैं, हमारे पास तकिए नहीं है। हाँ, ले जा भाई, ले जा। मेरा तो कचरा साफ होगा, वैसे भी ये किसी काम के नहीं है। रवि और नीलेश खुशी खुशी उन रंग बिरंगी कतरनों को एक बड़ी सी बोरी में भर लेते हैं। शाम को जब वो घर लौटते हैं तो बोरी उसके कंधे पर होती है। दोनों अपनी अपनी बोरियों को हॉल के कोने में रखते हुए अपनी माँ से कहते हैं, माँ देखो, हम कितनी सारी कतरन लाए हैं। इसमें रेशम के टुकड़े भी हैं और सूती भी। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आज रात ही इनसे अच्छे अच्छे 2 तकिए बना लूंगी। चलो अब हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठ जाओ। साधना, बहू जरा इन सबको खाना परोस। साधना सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। इधर शिवानी कतरन की बोरी को खोलकर सुई धागा लेकर उनके टुकड़ों को आपस में जोड़कर तकिए के खोल बनाती है। तभी साधना वहां आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी लाइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। तकिए बन जाएंगे तो कम से कम सिर को थोड़ी नरमी मिलेगी। दोनों मिलकर पुराने कपड़ों के कवर में कतरन भर कर तकिए बनाती हैं। तकिए थोड़े उबड़ खाबड़ बने थे, लेकिन घर वालों के लिए ये किसी मखमल से कम नहीं है। लो चिंकी, तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा तकिया बना दिया है। अब इसे लेकर सो जाना। थैंक यू दादी, ये तो बहुत रंग बिरंगा है। अब मुझे सोने में मजा आएगा। अगले दिन साधना रसोई में सब्जी बना रही थी। तभी उसने देखा कि लाल मिर्च खत्म हो गई है। साधना हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मिर्च खत्म हो गई है। मैं पड़ोस में बिंदिया के घर से थोड़ी सी मांग कर लाती हूँ। माँ, मैं भी चलूंगी। मुझे बिंदिया चाची के घर जाना अच्छा लगता है, वहाँ बहुत ठंडा रहता है। साधना और चिंकी बिंदिया के घर पहुंचती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती हैं, उन्हें एक ठंडी लहर का एहसास होता है। बिंदिया मजे से कूलर के सामने बैठी है। तब साधना बिंदिया से कहती है, अरे बिंदिया, तुम्हारा घर तो कितना ठंडा है। जैसे ही अंदर आई लगा जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ। हाँ साधना, अब कूलर लगा है तो ठंडा तो रहेगा ही। बाहर तो जैसे आग बरस रही है। हाँ चाची, आपका घर बहुत ठंडा है।
अरे हाँ बिंदिया, मैं तुमसे थोड़ी पिसी मिर्च लेने आई थी। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं मिर्च लेकर आती हूँ। बिंदिया रसोई की तरफ जाती है और मिर्च लेकर आ जाती है। साधना मिर्च लेते हुए बिंदिया से कहती है, सच में बिंदिया, तुम्हारे घर में तो ठंडक है, हमारे यहाँ तो टिन की छत ऐसे तपती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब टिन के घर तो गर्म ही रहेंगे साधना, थोड़ा पैसा जोड़ो और पक्का लेंटर डलवाओ, तभी आराम मिलेगा। पैसे कहाँ है बिंदिया, दाल रोटी चल जाए वही बड़ी बात है। खैर, मिर्च देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम चलते हैं। साधना मिर्च लेकर घर वापस आती है, लेकिन उसका मन उदास है। वो शिवानी से बताती है, माँ जी, बिंदिया का घर तो बर्फ जैसा ठंडा है, वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। क्या करें बेटा, हमारी किस्मत में कूलर कहाँ लिखा है, गरीब की किस्मत भी सूरज की तरह जलती ही रहती है। वे दोनों बात कर ही रही थी कि तभी आरती कमरे से बाहर आती है। उसे अचानक उबकाई आने लगती है। माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है। अरे आरती, क्या हुआ बेटा, तू तो अभी ठीक थी। माँ, इतनी गर्मी है कि सर घूम रहा है, रसोई की तरफ जाती हूँ तो उल्टियाँ होने लगती हैं। माँ जी, से लू लग गई है शायद। इस घर में तो स्वस्थ इंसान भी बीमार पड़ जाए। साधना आरती को पानी पिलाती है और उसे पंखे के नीचे लिटा देती है। अगले दिन बिंदिया उनके घर आती है और कहती है, अरे शिवानी चाची, कहाँ हो आप? एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। क्या हुआ बिंदिया, बड़ी खुश लग रही हो, हमारे घर की गर्मी ने तुम्हारा स्वागत नहीं किया क्या? अरे चाची, गर्मी तो है ही, पर आपके छोटे बेटे नीलेश के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। लड़की मेरी दूर की रिश्तेदार है। रिश्ता? पर बिंदिया, हम गरीब लोग हैं, क्या वो लड़की हमारे इस टिन के घर में रह पाएगी? चाची, लड़की भी आप ही की तरह गरीब है, पर बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है। उसका नाम किरण है, उसके माँ बाप ने उसे बहुत सलीके से पाला है। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में एक और सदस्य आएगा तो रौनक बढ़ेगी। अगले कुछ दिनों में बातचीत आगे बढ़ती है और पूरा परिवार किरण को देखने जाता है। किरण एक शांत और सरल स्वभाव की लड़की है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है और किरण विदा होकर अपने नए घर पहुंचती है। जैसे ही वो कमरे में कदम रखती है, उसे कमरे की उमस से बेचैनी होने लगती है। वो नीलेश से कहती है, उफ, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, खिड़की से भी गर्म हवा ही आ रही है। हाँ किरण, हमारे घर की छत टीन की है, रात को ये थोड़ा ठंडा होता है पर दिन में बहुत तपता है। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। रात किसी तरह कटती है। अगली सुबह किरण जल्दी उठकर रसोई की तरफ जाती है। साधना वहाँ पहले से ही चाय बना रही है। आओ किरण, कल की नींद कैसी रही? यहाँ की गर्मी ने तो सोने नहीं दिया होगा। दीदी, सच कहूँ तो पूरी रात पंखे के नीचे भी पसीना आ रहा था। आप लोग इतने सालों से यहाँ कैसे रह रहे हैं? मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है किरण। चलो, आज तुम्हारी पहली रसोई है, क्या बनाओगी ये बताओ? मैं हलवा और पूरी बनाऊंगी, पर यहाँ तो खड़े होते ही सर चकराने लगा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम सब कुछ जल्दी जल्दी बना लेंगे। उसके बाद किरण और साधना मिलकर खाना बनाती हैं। खाने में खीर, पूरी, आलू गोभी की सब्जी, रोटी, तड़के वाली दाल, चावल, ये सब कुछ बना लेती हैं। दोनों बहुएं सभी के लिए चटाई पर खाना लगाती हैं। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर शिवानी तारीफ करते हुए कहती है, बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, पर तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? माँ जी, भूख ही नहीं लग रही, गर्मी की वजह से मन बहुत अजीब सा हो रहा है। शुरुआत में ऐसा होता है बेटा, धीरे धीरे तुम्हें इस घर की और इस मौसम की आदत पड़ जाएगी। कुछ और नहीं तो खीर ही खा लो, गर्मी में भूखी रहोगी तो चक्कर आ जाएगा। सभी के कहने पर किरण थोड़ा सा खाना खा लेती है। दिन बीतते हैं, किरण की हालत बिगड़ती जाती है। उसे कभी चक्कर आता है तो कभी तेज सिर दर्द होता है। वो घर के कामों में हाथ बटाना चाहती है, पर गर्मी उसे थका देती है। आज भी वो हॉल में गर्मी से परेशान होकर यहाँ वहाँ देख रही थी। तभी चिंकी वहाँ आती है और कहती है, चाची चाची, मेरे साथ लूडो खेलो ना, देखो मैं गोटियां ले आई हूँ। चिंकी, अभी जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे नहीं खेलना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहू, चिंकी पर क्यों चिल्ला रही हो? वो तो बस खेलने के लिए कह रही थी। माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इस घर में एक पल भी सुकून नहीं है। ऐसा कहकर किरण उठकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर शाम को जब सब खाने बैठते हैं, किरण बिना कुछ कहे अपनी थाली छोड़कर उठ जाती है और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सभी को ये बात बहुत अजीब लगती है। रवि नीलेश से कहता है, क्या बात है नीलेश, किरण का मूड इतना क्यों खराब है 2-3 दिनों से? तुम जरा पता तो करो। अब नीलेश भी किरण के पीछे कमरे में आता है और कहता है, किरण, ये क्या तरीका है? सभी के सामने तुम बिना किसी बात के ऐसे उठकर आ गई। आखिर तुम्हें क्या हुआ है? इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो तुम? नीलेश, मुझे नहीं रहना इस भट्टी में। आप लोग कैसे बर्दाश्त करते हैं? मेरा दम घुट रहा है यहाँ। देखो किरण, मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है,
पर गुस्सा करने से क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए हाथ वाले पंखे से हवा कर देता हूँ, चलो खाना खा लो। नीलेश के इतने प्यार से मनाने पर किरण मान जाती है और वापस आकर सभी के साथ बैठकर खाना खाती है। तो वहीं नीलेश उसे हाथ वाले पंखे से पंखा करता है। खाना खाने के बाद वो कमरे में जाती है और अपनी तकिया को देखते हुए नीलेश से कहती है, देखो ना ये तकिया कितनी खराब हो गई है। माँ जी कह रही थी कि वो कतरन से बहुत अच्छी तकिया बनती है, तो कल तुम फिर से कपड़ों की कतरन ले आना। ठीक है किरण, मैं जरूर ले आऊंगा। अब सो जाते हैं। अगली सुबह किरण रसोई में जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। वो सूजी का उपमा बना रही होती है कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। किरण धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। आवाज आने पर साधना और शिवानी दौड़कर रसोई में पहुंचती हैं। किरण, किरण, आंखें खोलो। माँ जी देखिए, ये तो बेहोश हो गई। जल्दी से इसे उठाकर बिस्तर पर ले चलो। महेश जी, जल्दी पानी लाइए। सब लोग किरण की सेवा में जुट जाते हैं। चिंकी उसे हाथ वाले पंखे से हवा कर रही है। महेश उसके पैरों के तलवों पर पानी छिड़क रहे हैं। साधना जल्दी से आम पन्ना बनाकर ले आती है। तभी किरण को धीरे धीरे होश आता है। मैं क्या हुआ मुझे? तुम रसोई में गिर गई थी छोटी। ये लो, ये आम का पन्ना पियो, इससे शरीर में ठंडक आएगी। बहू, आज के बाद तुम रसोई में कदम नहीं रखोगी जब तक ये गर्मी कम नहीं होती। तुम सिर्फ आराम करोगी। हाँ बेटा, तुम्हें यहाँ की आदत नहीं है, साधना सब कर लेगी, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। माँ, किरण को अब दोपहर में हाथ वाला पंखा कर दिया कीजिए, छत वाला पंखा तो बहुत गर्मी फेंकता है। किरण ये सब देखकर मन ही मन सोचती है, ये लोग मेरी कितनी चिंता करते हैं। इनकी क्या गलती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं? मुझे कुछ करना होगा जिससे मैं अपना ससुराल और रसोई दोनों ठंडी कर सकूं। थोड़ी देर बाद घर के मर्द काम पर चले जाते हैं। शाम को नीलेश कतरन की एक और बोरी लेकर आता है और कोने में रख देता है। तभी किरण रसोई में जाती है और उसके लिए मटके से पानी निकाल कर लाती है और उसे देती है। पानी पीकर नीलेश कहता है, गर्मी की वजह से मटके का पानी भी गर्म हो गया है, प्यास तो इससे बुझती ही नहीं है। माँ जी, मुझे एक आइडिया आया है। क्या मैं इन कतरनों को इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्या करोगी बहू? माँ जी, मेरी नानी मटके के चारों तरफ गीला कपड़ा लपेटती थी। मैं इन कतरनों को सिलकर मटकी का कवर बना दूंगी। ऐसा कहकर किरण सुई धागा लेकर बैठ जाती है। वो रंग बिरंगी कतरनों को जोड़कर एक सुंदर सा घेरा बनाती है और फिर किचन में जाकर उसे मटकी पर चढ़ाकर पानी से भिगो देती है। फिर इसे देखकर अपने आप से कहती है, अब 2 घंटे बाद ये पानी ठंडा हो जाएगा। किरण ऐसा सोच रही थी कि तभी साधना भी रसोई में आ जाती है। दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसती हैं। फिर किरण रसोई में जाती है और मटकी से पानी निकाल कर ले आती है और सभी को देती है। पानी पीकर महेश कहता है, अरे वाह, ये तो फ्रिज के पानी जैसा लग रहा है। बहू, तूने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। छोटी, ये तो कमाल है, पानी तो सचमुच ठंडा है। सभी लोग पानी पी लेते हैं और किरण की तारीफ करते हैं। अगली सुबह साधना रसोई में खाना बना रही थी। तभी किरण वहां आती है और साधना को उदास देखकर कहती है, क्या बात है जेठानी जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या बताऊं किरण, देखो ना, ये सब्जियां कल ही खरीदी थी मैंने। एक तो सब्जियां इतनी महंगी हैं, ऊपर से गर्मी की वजह से ये सूख जाती हैं, इनमें स्वाद ही नहीं रहता। किरण बातें करते हुए मटके से ठंडा पानी निकाल कर पीती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, मेरे पास एक आइडिया है। अब आप देखिए कि सब्जियां खराब नहीं होंगी। ऐसा क्या करने वाली हो किरण? बस आप देखते जाइए। ऐसा कहकर किरण हॉल में आती है और कतरन की बोरियों से कतरन निकालकर सुई धागा लेती है और सिलाई से कतरन को जोड़ जोड़ कर कतरन की बोरी बना देती है। फिर वो रसोई में जाती है और सब्जियों को उसमें भर कर लपेट कर रख देती है और उसे गीला कर देती है। फिर वो साधना से कहती है, जेठानी जी, अब आप देखना कि सब्जियां सूखेंगी नहीं। बस दिन में 3-4 बार इस कतरन की बोरी पर पानी रखने की जरूरत होगी। ये सुनकर किरण खुश हो जाती है और अब सब्जियां खराब होने से बच जाती है और मटकी का पानी भी ठंडा रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साधना और किरण खाना बना रही थी। तभी पानी पीने के लिए आरती किचन में आती है। वो मटके से पानी निकालकर पीती है और खिड़कियों से आ रही गर्म हवा को महसूस करके कहती है, भाभी, इन खिड़कियों से आती गर्म हवाओं ने तो किचन को और भी गर्म कर दिया है। काश इन खिड़कियों से ठंडी हवा आ सकती। आरती की बात सुनकर किरण को एक आइडिया आता है। शाम को वो अपनी जेठानी के साथ बाहर जाती है और बाजार में बिक रही खजूर के पेड़ों की चटाई लेकर आती है और बैठकर कतरन के पर्दे सिलने लगती है। उसे देखकर शिवानी कहती है, बेटा, तू इन कतरन को जोड़कर पर्दे क्यों बना रही है? माँ जी, इन्हें हम खिड़कियों पर लगाएंगे। बहू, पर्दे तो हमारे पास पहले से हैं, उनसे तो कोई ठंडक नहीं आती, बस रोशनी रुकती है। माँ जी, ये साधारण पर्दे नहीं है, मैं इनके बीच में खजूर के पत्तों की चटाई के टुकड़े लगा रही हूँ।
जब हम इन्हें गीला करेंगे तो बाहर की लू अंदर आते ही ठंडी हवा में बदल जाएगी। साधना और शिवानी को ये बात अच्छी लगती है। वो भी किरण के साथ खजूर के पत्तों वाले पर्दे बनाने लगती हैं। सब मिलकर पहले कतरनों को जोड़कर उनके पर्दे बनाती हैं, फिर बीच में खजूर के पत्तों वाली चटाई काट काट के उसमें भर कर सिल देती हैं और फिर उन्हें रसोई में और घर के बाकी खिड़कियों पर भी पर्दा की तरह टांग देती हैं। फिर किरण उसे गीला कर देती है। थोड़ी देर बाद खिड़कियों से ठंडी हवा आने लगती है, जिसे देखकर चिंकी कहती है, अरे वाह चाची, ये तो बिल्कुल बिंदिया चाची के कूलर जैसी हवा दे रहा है। अब मुझे पसीना नहीं आ रहा। सच में छोटी, तुम्हारी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी। अब रसोई में भी काम करना थोड़ा आसान लगेगा। गरीब बहू की कपड़े वाली ठंडी रसोई सचमुच कमाल है। पर्दे लगाने से थोड़ी ठंडक तो मिलती है, लेकिन असली समस्या अभी भी ऊपर की टीन वाली छत है। अगले दिन दोपहर के 2 बजते ही छत से गर्मी नीचे की तरफ बैठने लगती है। किरण छत को देखकर कहती है, खिड़कियों से तो राहत मिल गई, पर ये छत अभी भी आग उगल रही है। जब तक इसे ठंडा नहीं करेंगे घर भट्टी ही रहेगा। पर छत का हम क्या कर सकते हैं? टीन को तो बदला नहीं जा सकता, उसे पेंट करने के भी पैसे नहीं हैं। पेंट नहीं जेठानी जी, हम इस पर कतरन की चादर बिछाएंगे। नीलेश, क्या आप और कतरन ला सकते हैं? इस बार हमें बहुत सारी चाहिए। किरण, तुम छत पर कपड़ा बिछाओगी? हवा चलेगी तो सब उड़ जाएगा और इतनी सारी कतरन सिलने में तुम्हें महीनों लग जाएंगे। बेटा, बहू की बात में दम है। हमारे पास पुराना लोहे का तार पड़ा है, हम कपड़ों को आपस में बांध कर उन तारों से छत पर कस देंगे। पूरा परिवार मिशन पर जुट जाता है। रवि और नीलेश दुकान से कतरन का 3 बड़ी बोरियां लेकर आते हैं। 2 दिनों तक साधना, किरण और शिवानी मशीन की तरह हाथ चलाती हैं और कतरन की बड़ी बड़ी मोटी चादरें तैयार कर लेती हैं। अब इन्हें छत पर चढ़ाना है। अब किरण चादर लेकर परिवार के सभी लोगों के साथ घर से बाहर आती है और चादर को छत पर फैलाते हुए कहती है, पिताजी आप ऊपर से तार पकड़िए, रवि जी नीचे से बांधेंगे। कड़ी धूप में रवि और महेश छत पर कतरन बिछाते। ऊपर से लोहे के तारों का जाल बुन दिया जाता है ताकि हवा से कपड़े उड़े नहीं। काम खत्म होते ही किरण पाइप से छत पर पानी डालती है और कहती है, अब देखिए कमाल, जैसे जैसे ये कपड़े पानी सोखेंगे टिन की गर्मी नीचे नहीं आ पाएगी। अब सभी अंदर आते हैं। आधे घंटे के अंदर ही घर का माहौल बदल जाता है। जो छत छूने पर हाथ जला देती थी अब वो ठंडी हो चुकी है। शिवानी कहती है, सचमुच ये गरीब बहू की ठंडी रसोई हम सबको राहत दी है। अब रात को सब सुकून की नींद सोते हैं। किरण ने अपना घर और रसोई ठंडी कर ली थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रवि और नीलेश घर आते हैं और सभी को बताते हैं, माँ, बहुत बुरा हुआ, आज बाजार में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ बेटा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? माँ, जिस कपड़े की दुकान पर हम काम करते थे वहाँ दोपहर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, पूरी दुकान जलकर राख हो गई। क्या? और मालिक, सब लोग ठीक तो है ना? हाँ, सब लोग सुरक्षित है, पर दुकान का सारा माल जल गया। मालिक ने कह दिया है कि अब वो दुकान नहीं चला पाएंगे और हमारी नौकरी चली गई पिताजी। घर में सन्नाटा छा जाता है। कमाई का एकमात्र जरिया खत्म हो चुका है। अगले कुछ दिन बहुत तंगी में बीतते हैं। रवि और महेश सुबह मजदूरी ढूंढने निकलते हैं, पर चिलचिलाती धूप में कोई काम नहीं मिलता। किरण आज खाना बनाकर सभी को परोसती है तो सभी लोग देखते हैं कि खाने में सब्जी नहीं है। साधना सफाई देते हुए कहती है, माँ जी, घर में राशन खत्म होने वाला है। आज मैंने सिर्फ दाल और रोटी बनाई है, सब्जी के लिए पैसे नहीं बचे। हाँ, मुझे दाल अच्छी नहीं लगती, रोज रोज यही खाकर मेरा मन भर गया, मुझे भिंडी खानी है। चुप कर चिंकी, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और तुझे भिंडी की पड़ी है। जो मिला है चुपचाप खा ले। किरण ये सब देख रही है। उसे अपने परिवार की हालत पर बहुत दुख होता है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह घर के मर्द मजदूरी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब किरण घर के पीछे वाले खाली हिस्से में जाती है जहाँ थोड़ी सी बंजर जमीन है। उसे देखकर किरण मन ही मन सोचती है, यहाँ इतनी जमीन खाली पड़ी है, अगर हम यहाँ अपनी सब्जियां उगाएं तो कम से कम खाने की चिंता तो खत्म होगी। शाम को जब रवि, नीलेश और महेश खाली हाथ घर लौटते हैं तो किरण अपना विचार उनके सामने रखती है, क्यों ना हम अपने घर के पीछे सब्जियां उगाएं। मैंने देखा है पड़ोसियों ने लौकी की बेल लगाई है और कुछ नहीं तो कम से कम हमें सब्जियां खाने को तो मिलेंगी। किरण, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? खेती के लिए पानी और खाद चाहिए और तुम तो धूप में खड़ी भी नहीं हो सकती। मैं सब संभाल लूंगी, बस मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। अगले दिन किरण, साधना और शिवानी मिलकर जमीन की सफाई शुरू करती हैं। वे झाड़ियां हटाती हैं और मिट्टी को नरम करने की कोशिश करती हैं। तभी पड़ोसन माया आंगन में निकलकर उन्हें जमीन को खेत बनाता हुआ देखकर कहती है, अरे साधना, ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? इस बंजर जमीन पर पत्थर उगेंगे, सब्जियां नहीं। इतनी गर्मी में क्यों जान दे रही हो? माया, तुम अपना काम करो, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। पत्थर उगे या सब्जी, वो हमारी मर्जी है। खुदाई करते करते किरण को फिर से चक्कर आने लगते हैं। वो मिट्टी पर ही बैठ जाती है।
बहू रहने दे, मैंने कहा था ना ये सब तेरे बस का नहीं है, चल अंदर। नहीं माँ जी, बस थोड़ा पानी पी लूंगी तो ठीक हो जाएगा, हमें ये करना ही होगा। नहीं किरण, हमारा घर जैसे चलता है हम चला लेंगे, लेकिन तुम्हारी जान को मुसीबत में नहीं डालेंगे। हमें नहीं करना ये सब कुछ धूप में, चलो तुम घर के अंदर। ऐसा कहकर साधना शिवानी और किरण के साथ घर के अंदर आ जाती है। किरण चटाई पर बैठती है, तब आरती उसके लिए पानी लाती है और किरण को देती है। पानी पीते हुए किरण की नजर सामने रखी कतरन की बोरियों पर जाती है। उन्हें देखकर किरण कहती है, जेठानी जी, हमें धूप में काम करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ भी कतरन का शेल्टर बनाएंगे। शेल्टर? यहाँ बाहर कैसे बनेगा? हम ऊंची बांस गाड़ेंगे और उनके ऊपर कतरन की छत बना देंगे। इससे पौधों को भी सीधी धूप नहीं लगेगी और हमें भी छाया मिलेगी। हाँ किरण, आइडिया तो बहुत अच्छा है। भाभी, इस बार मैं भी आपके साथ कतरनों की चादर बनाऊंगी। किरण, साधना, आरती और शिवानी कतरनों को जोड़कर चादर बनाने में लग जाती है। शाम को महेश, रवि और नीलेश घर आते हैं तो उन्हें किरण के इस नए जुगाड़ के बारे में पता चलता है। महेश कहता है, ठीक है, तो तुम लोग कतरनों की चादर बनाओ और हम बांस की डंडियों का इंतजाम करके आते हैं। ऐसा कहकर महेश अपने दोनों बेटों के साथ बांस का इंतजाम करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग बांस लेकर आते हैं और खाली जगह पर चारों तरफ बांस के डंडे गाड़ देते हैं। फिर किरण अपनी चादर को शेल्टर की तरह ऊपर फैलाती है। सभी मिलकर उसे तार से बांस के ऊपर शेल्टर की तरह बांध देते हैं। फिर महेश ये देखकर कहता है, वाह भाई, ये तो किसी टेंट जैसा लग रहा है। इसके नीचे तो वाकई बहुत ठंडक है। किरण, मैं बाजार से बीज ले आया हूँ। ये भिंडी, बैंगन, आलू, गोभी, टमाटर, धनिया, लौकी, गिलकी, करेले, पालक और मिर्च के बीज हैं। पूरा परिवार मिलकर छोटे छोटे औजारों से जुताई करता है, फिर बीज बोता है। किरण रोज सुबह शाम पौधों को पानी देती है और कुछ दिनों बाद छोटी छोटी कोपलें फूटने लगती हैं। परिवार के चेहरे पर उम्मीद की चमक आती है, लेकिन तभी एक नई आफत आती है। चाची, चाची जल्दी आओ, देखो पड़ोस की बकरियां हमारे छोटे छोटे पौधों को खा रही हैं। क्या? भगाओ चिंकी, उन्हें भगाओ। किरण और साधना दौड़कर बाहर आती हैं। 3-4 बकरियां बाड़े में घुस आई हैं और उन्होंने काफी नुकसान कर दिया है। किरण और साधना मिलकर उन्हें भगाती हैं। तब किरण परेशान होते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इन जानवरों से कैसे बचाएं अपने खेत को? अब यहाँ दीवार बनाने के पैसे तो है नहीं। लग रहा है हमारी किस्मत में सब्जियां भी नहीं है। नहीं दीदी, दीवार नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास कतरन तो है। हम कतरन की एक ऊंची बाड़ बनाएंगे। किरण अपनी फिर से कतरन के टुकड़ों को आपस में जोड़ती है। आरती, साधना और शिवानी भी उसकी मदद करती है। वो डंडों के सहारे चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी कर देती है। ऊपर से शेल्टर और चारों तरफ से कपड़े की बाड़। अब ये एक सुरक्षित कपड़े वाला खेत बन गया है। तभी बिंदिया अपनी छत से ये सब देखते हुए कहती है, अरे वाह साधना, तुम्हारा घर तो अब किसी अजूबे जैसा लग रहा है। चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़े ही कपड़े। बिंदिया, यह अजूबा नहीं, मेरी देवरानी की समझदारी है। अब देखो हमारी सब्जियां कैसे लहराती हैं। वक्त गुजरता है और किरण की मेहनत रंग लाती है। शेल्टर की वजह से पौधों को उतनी ही धूप मिलती जितनी जरूरी है। कतरन की बाड़ जानवरों को दूर रखती है। एक सुबह साधना चिल्लाती है, किरण देखो, पहली भिंडी निकल आई है और देखिए बैंगन के फूल भी खिल गए हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सभी मिलकर उन खेतों की देखभाल कर रहे थे। गर्मी की वजह से मजदूरी कम ही मिल रही थी। थोड़े बहुत पैसे जो आ रहे थे उसी से घर चल रहा था। देखते ही देखते सब्जियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन सब्जियां तोड़ते हुए शिवानी कहती है, बहू, आज बरसों बाद घर में अपनी उगाई सब्जी बनेगी। खेत में आलू, गोभी, टमाटर, मिर्च, बैंगन, हरी धनिया, पालक के पत्ते उग चुके थे और गिलकी, लौकी और तरोई की बेलें छत पर चढ़ गई थी, जिससे घर और भी ठंडा हो गया था। साधना टोकरी भरकर ताजी सब्जियां तोड़ती है और रसोई में जाती है, जो अब ठंडी रहती है। वह खुशबूदार सब्जी बनाती है जिसकी महक पड़ोस तक जाती है। दोनों बहुएं मिलकर खाना परोसती हैं। खाने में दाल, चावल, रोटी के साथ भिंडी की सब्जी, लौकी के कोफ्ते और तड़के वाली गोभी भी थी। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाकर महेश कहता है, वाह, क्या स्वाद है। बाजार की महंगी सब्जियों में भी ये बात नहीं होती। किरण, सच में तुमने कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही बंजर जमीन है। अगले दिन माया फिर से दरवाजे पर आती है। उसके हाथ में एक खाली थैला है। साधना, वो क्या मुझे थोड़ी भिंडी मिल सकती है? बाजार में दाम आसमान छू रहे और सब्जी भी बासी मिल रही है। क्यों नहीं किरण, थोड़ी सब्जियां तोड़ कर ले आओ। अब किरण अपने खेतों में जाती है और एक छोटी सी टोकरी में भिंडी, धनिया, गोभी, आलू, पालक ये सब कुछ लाकर बिंदिया को दे देती है। बिंदिया खुश होते हुए कुछ पैसे देकर कहती है, तुम लोगों ने खेत में बहुत मेहनत की है, ये कुछ पैसे रख लो। आखिर मेहनत की कीमत होनी चाहिए, प्लीज मना मत करना। बिंदिया पैसे देकर सब्जी ले जाती है। शिवानी के हाथ में जब पहली बार सब्जी की कमाई के पैसे आते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, ये तो बरकत की शुरुआत है।
तूने तो घर को बाजार बना दिया। माँ जी अभी तो ये शुरुआत है, हमें इसे और बढ़ाना है। घर के पीछे वो छोटा सा हिस्सा अब एक लहराते खेत में बदल चुका है। कतरन की रंग बिरंगी बाढ़ के अंदर अब सिर्फ भिंडी और बैंगन ही नहीं बल्कि टमाटर, हरी मिर्च और धनिया भी भरपूर मात्रा में उग रहे हैं। किरण और साधना की जुगलबंदी ने पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया है। अब बाजार जाने के बजाय लोग सीधे साधना के घर के पीछे वाले दरवाजे पर लाइन लगाने लगे। किरण जल्दी आ, देख आज फिर माया और उसके साथ 4 औरतें आई हैं। कह रही हैं कि उन्हें कल की दावत के लिए 5 किलो ताजा टमाटर चाहिए। जेठानी जी टमाटर तो अभी पूरी तरह लाल नहीं हुए, उनसे कहिए 2 दिन इंतजार करें वरना स्वाद नहीं आएगा। हम खराब माल किसी को नहीं देंगे। पर किरण वो तो अभी पैसे देने को तैयार है। 5 किलो के अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हमें पैसों की बहुत जरूरत है। रवि के जूते भी बढ़ चुके हैं, वो भी लेने हैं। जेठानी जी लालच में आकर हम अपना नाम खराब नहीं कर सकते। अगर एक बार किसी को खराब सब्जी मिली तो वो दोबारा नहीं आएंगे। आप उन्हें समझा दीजिए। अब साधना बाहर आकर उन्हें समझा देती है। वो औरतें एडवांस देकर वहां से चली जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और किरण के कपड़ों के कतरन के नीचे बनी खेती बहुत अच्छी तरह फल फूल रही थी और मोहल्ले वाले सब्जियां खरीद कर ले जा रहे थे। एक दिन सभी लोग ठंडी रसोई का बना खाना खाते हुए आपस में बातें करते हैं। तभी साधना किरण की तारीफ करते हुए कहती है, गरीब बहू की कपड़े वाली ठंडी रसोई से ये सफर शुरू हुआ था जिसने हमारी तकदीर ही बदल दी। अब तो हम सोच रहे हैं कि पास वाली खाली जमीन को भी किराए पर ले लेते हैं और सब मिलकर उस पर भी सब्जियां उगाते हैं। हाँ, बाजार में ताजी सब्जियों की बहुत मांग है। हम अपनी कतरन वाली तकनीक से और भी खेत बना सकते हैं। विचार तो बहुत उत्तम है। वैसे भी मजदूरी मिल नहीं रही है और सब्जियों का काम इतना ज्यादा अच्छा चल रहा है तो हम सब अब मिलकर अपने खेतों में ही काम करेंगे। हाँ पिताजी, मैं तो सोच रहा हूँ कि मजदूरी करने से ज्यादा किरण और भाभी जो काम कर रही है उसमें बरकत है। चाचा फिर क्या आप सब्जियों के ठेले पर बेचते हुए भिंडी ले लो भिंडी, गोभी ले लो गोभी, ऐसी आवाज लगाएंगे? अरे नहीं, मैं तो मार्केटिंग संभालूंगा और वैसे भी मुझे सब्जी बेचने में कोई शर्म नहीं है। सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी दरवाजे पर माया आती है और अंदर आते हुए कहती है, साधना भाभी कल मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं और आपको तो पता है कि बाजार में सब्जियों के बहुत रेट है। मेरे पास जो पैसे थे वो बाकी के इंतजाम में खर्च हो गए। क्या आपके घर से मुझे उधार में सब्जियां मिल सकती हैं? अरे माया भाभी, आपको उधार लेने की क्या जरूरत है? हम आपके पड़ोसी हैं, इतनी मदद तो आपकी कर ही सकते हैं। आप सुबह आ जाना, मैं आपको अपने खेत से हरी हरी सब्जियां तोड़कर दे दूंगी और आपको उनके पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। सच में किरण, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तो हमेशा तुम लोगों का मजाक उड़ाती थी, पर आज समझ आया कि असली समझदारी गरीबी या अमीरी में नहीं बल्कि दिमाग और दिल में होती है। माया की आंखों में पछतावे के आंसू हैं। किरण उसे गले लगा लेती है। अगले कुछ हफ्तों में किरण का ये आइडिया पूरे गांव में फैल जाता है। लोग अपने घरों की छतों पर कतरन बिछाने लगते हैं और छोटे छोटे कपड़े वाले खेत बनाने लगते हैं। एक दिन महेश घर आता है और अपनी बहू से कहता है, बहू आज कलेक्टर साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि तुमने जो कम पानी और कतरन से खेती की तकनीक निकाली है उसके लिए वो तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। मुझे? पर पिताजी, मैंने तो बस अपने परिवार को बचाने के लिए ये सब किया था। मैंने कभी इनाम के बारे में नहीं सोचा। अरे यही तो तुम्हारी महानता है किरण। जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है उसका फल मीठा ही होता है। अब तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं पूरे जिले की प्रेरणा हो। सम्मान समारोह का दिन आता है। किरण ने साधारण सूती साड़ी पहनी है जो रवि उसके लिए लाया था। वो मंच पर खड़ी है और उसके सामने सैकड़ों लोग बैठे हैं। देखो माँ जी, हमारी किरण कितनी सुंदर लग रही है। आज पूरा शहर उसे देख रहा है। सच कहा बहू, इसने हमारे घर की गर्मी ही नहीं हमारी गरीबी की भी आग बुझा दी है। किरण स्टेज पर जाती है और कलेक्टर उसे सम्मानित करता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। समारोह के बाद घर लौटते समय चिंकी किरण का हाथ पकड़ती है। चाची अब तो हम अमीर हो गए ना, क्या अब हम बड़ा वाला फ्रिज लेंगे? फ्रिज तो हम ले लेंगे चिंकी, पर हमारी मटकी का वो ठंडा पानी और कतरन वाली रसोई हमेशा याद रखना। और हाँ रवि, कल से तैयार हो जाओ, नए खेत की खुदाई शुरू करनी है। इस बार हम कुछ नई सब्जियां भी उगाएंगे। बिल्कुल, अब तो हम सब पक्के किसान हो गए हैं।